जय भीम जय भारत। मैं हूं प्रदीप राज। चेतन चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान के जयपुर में अंबेडकर भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है बीसीआई के द्वारा। सर जय भीम जी, आज जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? आज जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और अभी तक चल रहा है, सुबह से ये चल रहा है। असल में मेन मुद्दा ये है कि जो भारत की जो अभी जो स्थिति बनी है और जो भारत में जो एक भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार और जो हेट स्पीच का जो मामला है उसको कैसे रोका जाए और भारत में अमन, शांति, सुख ये सब कैसे लाया जाए, उसके बारे में सभी वक्ता जो है पूरे भारत से आए हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मुझे भी मौका दिया गया था, मैंने भी अपनी बात रखी थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्ला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गौसे आजम फाउंडेशन का, जो एक मैं जयपुर राजस्थान से, और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का मैं प्रदेश मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। और विशेष तौर से मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आप भी अपनी बात रखेंगे और अच्छी तरह से बात रखेंगे। आपने क्या सुझाव दिए? जहाँ मैंने ये सुझाव दिया है कि जैसे आम तरीके से ये बात चल रही है कि साहब बीजेपी जो है, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपको मार देगी और कांग्रेस को वोट दोगे तो जिला देगी, या सपा को दिला दोगे तो आपकी इज्जत बचा लेगी। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि साहब जो है हम लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना दिया गया कि साहब ये जिला देगी और ये बचा लेगी और ये मार देगी। इससे हमें तो ऊपर उठ के हमें कुछ नया प्लान करना चाहिए, जिससे हमें इन चीज़ों की बात नहीं करनी है। हमें तो समाज, कौम, बिरादरी, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और देश की उन्नति के लिए क्या क्या काम करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। जैसे मुसलमान जो है वो ज्यादातर भारत देश को हिंदुस्तान क्या कहते हैं, वो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? हिंदुस्तान भारत का मुसलमान ही सिर्फ इंडिया को हिंदुस्तान नहीं कहता, हर एक की जबान पे हिंदुस्तान आता है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की उधर वो जा रहे हैं। वो कहते हैं 1925 तक हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। फिर भी इस काल में भी मुसलमान है जो है वो हिंदुस्तान बोल रहे हैं, क्यों? वो अगर वो कहते हैं कि साहब वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे 2025 तक या 26 तक, तो सैफुल्ला खान कहता है कि 2027 में जो हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो कहना एक अलग, मुस्लिम राष्ट्र तो पाकिस्तान में बना है। नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान इज नॉट ए मुस्लिम राष्ट्र। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि साहब लोग कहते हैं कि साहब धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। असल में देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि कुर्सी की वजह से थी। कुर्सी एक, अब उस पर बैठने वाला था जिन्ना या नेहरू, दोनों में से किसी एक को बैठना था। अब उन दोनों ने कुर्सी को दो टुकड़े तो किया नहीं जा सकता था, समझे ना, कि भाई आधी कुर्सी तेरी आधी कुर्सी हमारी। उन्होंने क्या किया कि भाई तुम हिस्सा ले लो, इतना हम हिस्सा ले लो, तुम एक कुर्सी उधर ले लो, तो हमें एक कुर्सी। भारत कभी भी धर्म के आधार पर इसका विभाजन नहीं हुआ ना। तो पाकिस्तान में 80% मुसलमान तो है। नहीं, समझे नहीं। एक जब माहौल क्रिएट किया जाता है, जैसे अभी एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना। तो अगर बाई चांस अगर ये बन जाता है बाई चांस, तो ज़्यादातर लोग जो हिंदू राष्ट्र के जो मानने वाले हैं वो उधर चले जाएंगे। तो उसमें ये थोड़ी है, ये तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो ये तो देश फिर विभाजन की ओर बढ़ेगा। ये 100% आप देखिएगा। कोई बोलेगा साहब मुझे तो खालिस्तान चाहिए, कोई बोलेगा साहब मुझे तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, कोई बोलेगा साहब मुझे तो ये चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए। तो ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जबकि हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हम अपने देश को टुकड़े टुकड़े ना होने दें और इसको हर हाल में बचाया जाए और सब लोग मिलजुल कर आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, उखवत, मोहब्बत, भाईचारा से रहे। मोदी के राज को कैसे देते हैं आप? मोदी राज इज नॉट गुड राज है, ही इज वेरी बैड राज। समझ ना, ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा। ना तो मेरी काली दाढ़ी में कभी देखा, ना तो मैंने सफेद दाढ़ी में देखा। 10 साल में मोदी ने कोई मुसलमान के पक्ष में फैसला लिया है? नहीं, कोई फैसला किसी भी तरह का ऐसा फैसला जिससे मुसलमान को फायदा हो, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा हो, ऐसा कोई फैसला नहीं है। पहले जो फैसले अच्छे फैसले थे उसमें भी इसने चेंजिंग कर दिया, जिससे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। जैसे 3 तलाक का उन्होंने फैसला किया है, वो कहते हैं मुसलमान औरतों को बहुत फायदा हुआ इसका। देखिए, ऐसा है कि कोई कुछ भी कहते हो अलग चीज है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि भाई आप अंग्रेजी भाषा के अगर आप ज्ञाता हो तब तो हम आपकी बात समझ जाएंगे। आप हिंदी भाषा के ज्ञाता हो तो हम तो आपकी बात समझ जाएंगे। आप उर्दू भाषा के ज्ञाता हो तो हम तो बात आपको समझ जाएंगे, भाई ये बंदा जानता है तभी ये बात कर रहा है। यार अरबिक लैंग्वेज है, कुरान इज अरबिक लैंग्वेज, तलाक इज अरबिक वर्ड। अरे इसको ये क्या पता कि तलाक होता क्या है, तलाक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तलाक, है ना। तो इसको ये
तलाक क्या होता है कि मतलब जो मतलब विवाह विच्छेद करने को तलाक बोला जाता है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में डाइवर्स बोलते हैं। तो डाइवर्स तो तुम्हारे यहाँ भी है यार, बहु विच्छेद तो विवाह विच्छेद तो तुम्हारे यहाँ भी है, तो तुम विवाह विच्छेद को क्यों खत्म नहीं कर रहे हो? तुम अपने घर में देखो ना, तुम्हारे यहाँ तो डाइवर्स के इतने केस है, हमारे वकील साहब मौजूद है, वकील साहब इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। आप इनसे पूछिए कि सबसे ज्यादा जो है इन तलाक के मामले इन्हीं के आए हुए। असल में क्या होता है कि तलाक को गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि आपको पता है कि मनुवादी सोच जो है वो हमेशा हर तबके अपने अलावा सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम अपने अलावा जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी पंथ के लोग हैं, जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, उनको किस तरह से नीचा दिखाया जाए, ये उनकी सोच है। 2024 में जो इलेक्शन आ रही है उसमें मुसलमान समाज जो है किसको वोट देने जा रहा है? वोट देखिए, मेरा उससे वोट उसका अपना अधिकार है। हम इस पर ये नहीं कहते कि तुम इसको वोट दो उसको वोट, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो संविधान ने वोट की एक ताकत दिया ना, उस ताकत को समझ जाओ पहले। जब तुम उस ताकत को समझ जाओगे तो फिर अपने वोट को सही तरीके से यूज करोगे। अगर तुमने ऐसा वोट दिया जिस वोट की ताकत की वजह से वो बंदा मंत्री बन गया, एमएलए एमपी बन गया, या विधायक बन गया, या सांसद बन गया, या कुछ भी बन गया, या प्रधानमंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया, तो वो क्या होगा कि अगर उसके माध्यम से किसी पर अत्याचार हो रहा है, या उसके माध्यम से या उसकी पार्टी के जरिए किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, या किसी पर कोई किया वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये तुम्हारे वोट की ताकत से ऐसा हुआ था। तो जितना गुनाहगार वो है उतना गुनाहगार आप भी होंगे, क्योंकि अगर आपने ताकत ना दी होती तो वो बलात्कारी नहीं होता, वो अत्याचारी नहीं होता, वो भ्रष्टाचारी ना होता। वो बेसिक की राजनीति को कैसे देखते हैं? बेसिक राजनीति देखिए, हम भारत में सभी लोग एक हैं, सब लोग प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, और सबका एक ही नारा है, प्रेम मोहब्बत अमनो वफा से हर एक से रिश्ता जोड़ो। प्रेम मोहब्बत अमनो वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो। उसके बाद एक और आता है कि पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई तो मत छोड़ो। तो अभी माहौल ये है कि बीजेपी ने सबको छेड़ दिया है, किसान को छेड़ दिया, जवान को छेड़ दिया, नौजवान को छोड़ दिया, सबने ना हर एक को छेड़ दिया है। तो अब सब पूरे देशवासियों का यही मौका होना चाहिए, यही एक शोर होना चाहिए कि अब हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, यानी इसको बुरी तरह हराएंगे। बेसिक को आप मुसलमानों को नेता मानते हैं? नहीं, मैं किसी का नेता नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ देश का नेता सबको मानता हूँ, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, वो सब देश के नेता है। ईवीएम का जो मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? ये तो ईवीएम तो बिल्कुल गैर कानूनी, मैं तो इसे गैर कानूनी मानता हूँ। इसको बिल्कुल पहली फुर्सत में बैन करना चाहिए। चुनाव आयोग में अगर दम है, समझो, अगर उसके चुनाव आयोग के अंदर दम है तो ईवीएम बंद करके दिखा दे। अगर ईवीएम बंद करता है चुनाव आयोग, तो मैं बताता हूँ कि चुनाव आयोग का ये सबसे बड़ा फैसला होगा। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही ईवीएम बंद होगा, बैन होगा, और फिर चुनाव होता है, तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, और बीजेपी के बुरी तरह से हारने के बाद पूरे देश में दंगा भड़केगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इन्होंने बताया कि जो ईवीएम का मुद्दा है ना, उस मुद्दे पर अगर बैलेट पेपर से इंडिया में इलेक्शन होता है तब बीजेपी बुरी तरह हारेगी और देश में जो लोकतंत्र है बहाल होगा। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।